प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, ये जिस हिसाब से सेना को आगे रखकर सेना के कंधे से जिस हिसाब से वो बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस विषय में कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूं। जनसभा में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने लोगों से क्या प्रश्न पूछे थे। उन्होंने पूछा था, भाइयों बहनों, मैंने घर के अंदर घुस के मारा, आपको अच्छा लगा ना, आपको पसंद आया ना, आपका सीना चौड़ा हुआ ना, आपका माथा गर्व से ऊंचा हुआ ना। ये प्रश्न मोदी जी ने हमारे छत्तीसगढ़ की जनता से पूछे थे। इसी प्रकार के प्रश्न पाकिस्तान में मसूद अजहर, कौन सा मसूद अजहर, जिसको श्री अजीत डोभाल ने कांधार हाईजैक के बाद खुद उन्हें छोड़ने के लिए गए थे, जो आज हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मसूद अजहर भी पाकिस्तान में लोगों से यही प्रश्न पूछ रहे होंगे कि मेरे पाकिस्तान भाइयों और बहनों, मैंने पुलवामा में भारत के 44 सैनिकों को मार दिया, आपको अच्छा लगा ना, आपको पसंद आया ना। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी तुलना मसूद अजहर से करना चाह रहे हैं? जब सैनिकों की शहादत होती है, उसके बाद आप उसको एक चुनावी जामा पहनाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जो 14 फरवरी को पुलवामा का जो आतंकवादी हमला हुआ, आप उस हमले की जानकारी देश को क्यों नहीं दे रहे हैं? 8 फरवरी को जब सीआरपीएफ ने एक लिखित में वार्निंग जारी की थी और उसमें लिखा था कि सुरक्षा बलों के ऊपर आईडी का हमला हो सकता है, इसको केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने क्यों नजरअंदाज किया? दूसरी चीज, सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से मांग करी थी कि हमारे जो 2547 जवानों को जम्मू से श्रीनगर जाना है, उसके लिए उन्हें हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की आप मुहैया कराइए। वो क्यों नकारा गया राजनाथ सिंह जी द्वारा? तीसरा, जो एनआईए ने कहा है कि 14 फरवरी के हमले में 300 केजी एक्सप्लोजिव था, जिसमें जिलेटिन और आरडीएक्स शामिल था। ये सिविलियन गाड़ी किस हिसाब से सुरक्षा बल सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के बीच में पहुंच गई, उसको उन्होंने फॉलो किया और उस गाड़ी के पास उन्होंने धमाका किया जो बुलेट प्रूफ नहीं थी। क्या ये जानकारी हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी, जो प्रधान सेवक हैं, प्रधान चौकीदार हैं, क्या इस चौकीदारी में उनसे कहीं चूक हुई है? तो वो हमें क्यों नहीं बता रहे हैं? अभी राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने अभी परसों जब आए थे, उन्होंने क्या कहा? छत्तीसगढ़ शासन से, हमारे मुख्यमंत्री से क्या बोला कि आप जो हादसा अभी हुआ है, जिसमें माननीय हमारे विधायक भाजपा के शहीद हो गए,
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये ताकत दे। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने फौरन जांच के आदेश कर दिए। मैं प्रधानमंत्री जी से एक सैनिक होने के नाते, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, एक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं कि आप देश को क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपसे चूक कहां हुई, क्यों हुई, इसके जिम्मेदारी किसके पास है, इसके जिम्मेदार कौन है। आपने पुलवामा से बालाकोट स्ट्राइक करी। हमें गर्व है कि भारतीय वायुसेना ने वहां स्ट्राइक करी, आतंकवादी के कैंप को तहस-नहस किया। और भारतीय सेना ने हमेशा विषम परिस्थितियों में जो काम किया है, इसी कारण से आज हमारा देश अखंड है। दुनिया के बहुत सारे देश टूट गए हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक है, जिसको इंदिरा गांधी जी ने 1971 में सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करके ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था। मैं मोदी जी से प्रश्न कर रहा हूं, आप पुलवामा के शहीदों के खून पर आप वोट मांग रहे हैं। मोदी जी, वोट मैं भी दूंगा आपको। आप मुझे बताइए कि आपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या काम किए? क्या आपने रोजगार दिए? क्या आपने किसानों की समस्याओं को दूर किया? क्या आपने महिलाओं के बलात्कारों को रोका? क्या आपने 15 लाख रुपए दिए? क्या आपने युवाओं को जो 2 करोड़ रोजगार थे आपने दिए? आपने कहा था नोटबंदी के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। क्या समाप्त हुआ? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल में हादसे हुए हैं, 2010 में हमारे सिर्फ 9 सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल में शहीद हुए थे। 2018 में यह संख्या बढ़ के 61 हो गई। 2010 में सिर्फ 169 लाइन ऑफ कंट्रोल में वायलेशन हुए थे, जो 2018 में 1926 हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, आपने आतंकवाद खत्म किया या आपने आतंकवाद को आगे बढ़ाया? अभी इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में फिर से शासन में आए। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। जब एक देश का नागरिक सरकार से प्रश्न पूछता है, चाहे वो पुलवामा के ऊपर हो, चाहे बालाकोट के ऊपर हो, प्रश्न तो आपसे ही पूछे जाएंगे जो सत्ता में है। अगर आप सत्ता में हैं, आपको हमारे देशवासियों ने देश के ऊपर शासन करने के लिए, देश को मैनेज करने के लिए आपको वहां बैठाया है, और अगर आपसे देश मैनेज नहीं हो रहा है, आतंकवाद मैनेज नहीं हो रहा है, तो देशवासी तो आपसे ही सवाल पूछेंगे ना। और जब हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप हमें देशद्रोही करार कर देते हैं। क्या सरकार से प्रश्न पूछना देशद्रोही का काम है? अगर ऐसी बात है तो प्रधानमंत्री जी आप बताइए। मेरे हिसाब से सबसे बड़े देशद्रोही तो आप हैं। वो क्यों? आप पाकिस्तान डे में पाकिस्तान को बधाइयां भेज रहे हैं। आप पाकिस्तान के बिना बुलाए मेहमान बन के आप वहां पे मेहमान नवाजी करके आ रहे हैं, बिरयानी खा के आ रहे हैं, और अभी आपको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री फिर से बनाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है।
या पूरी दाल ही काली है? अगर पुलवामा के ऊपर आपको वोट मांगना है, बिल्कुल हम देंगे। आप बताइए पुलवामा क्यों हुआ? आप इसका जवाब हमें, देश को दे दीजिए। बलौद में प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था, भाइयों बहनों, आपको मजबूत सरकार चाहिए। मजबूत सरकार तब होगी जब आपकी सेना मजबूत होगी, क्योंकि भारतीय सेना एक ऐसी संस्था है जो हिंदुस्तान की सरकार का सबसे तेज और हथियार और ब्रह्मास्त्र है। जब पूरा शासन के यंत्र और तंत्र और प्रशासन फेल हो जाता है, तब आप सेना को बुलाते हैं और सेना हर विषम परिस्थिति को उसको सम कर देती है। कोई एहसान नहीं करती, अपना फर्ज निभाती है, और फर्ज निभाती है जज्बे के साथ। अगर उस सेना के मजबूत, आप कह रहे हैं मजबूत सरकार, मजबूत सेना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरल बीसी खंडूरी जो भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी जी के मंत्री रहे, जिन्होंने क्वाड्रेंगल रोड्स बनाई, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, मोदी जी ने उन्होंने खंडूरी जी को डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। और यह बनाया था जब मोदी सरकार 2014 में इनकी सरकार आई। अप्रैल 2018 को जनरल बीसी खंडूरी ने संसद के पार्लियामेंट के फ्लोर में संसद को बताया, देश की सरकार को बताया कि प्रधानमंत्री जी, आज हिंदुस्तान की सेना के पास जो 68% इक्विपमेंट है, आर्म्स है, एमिनेशन है, यह ऑब्सोलीट है, मतलब यह पुराना हो चुका है। सिर्फ 24% कंटेम्परेरी है, जिससे आज काम चलाया जा सकता है, और सिर्फ 8% जो आपके वेपन सिस्टम है, इक्विपमेंट है, वो मॉडर्न है। उन्होंने भाजपा के मंत्री होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक सच्चाई उनके सामने रखी, अगर कोई आदमी आपकी सच्चाई, आपकी कमियों को आपके सामने रख रहा है, तो वो तो आपका मित्र हुआ ना। वो नहीं चाहता कि आपके पास वो जो कमजोरी है उससे हमारे देश को नुकसान पहुंचे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? सितंबर 2018 को उन्होंने बीसी खंडूरी को उस चेयरमैन के पद से हटा दिया गया और उसकी जगह कलराज मिश्रा को बनाया। और क्या कह के बनाया? यह कह के कि बीसी खंडूरी की उम्र हो गई है। आपको पता है कलराज मिश्रा जी की उम्र 78 साल की है। तो यह सरकार दुनिया के सामने बोल रही है कि मजबूत सरकार, मजबूत सेना, और आप सेना को क्या कर रहे हैं? जब मोदी जी 15 जनवरी 2013 को जब इनको भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था कि ये हमारे प्रधानमंत्री के चेहरा है, तब इन्होंने रेवाड़ी में 3 लाख पूर्व सैनिकों की जनसभा में कहा था कि हम देश को कहां से कहां पहुंचा देंगे। और जब कोई भी व्यक्ति पूर्व सैनिकों से ऐसा वायदा करता है तो एक मैसेज जाता है पूरे देश को कि जो अपने सैनिकों के काम कर सकता है वो पूरे देश का काम करेगा। लेकिन मैं एक सैनिक होने के नाते मुझे गर्व है, 5 लड़ाइयों में मैंने हिस्सा लिया है। इन्होंने जो सभा में कहा है आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। अभी परसों के पेपर में आपने देखा होगा मोदी जी ने क्या कहा, 1 रैंक 1 पेंशन,
जब चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि आप जवान की शहादत के ऊपर वोट मत मांगिए, तब उन्होंने अपना नैरेटिव चेंज करके क्या किया कि ठीक है, 1 रैंक 1 पेंशन जो हमने सेना को दी है, उसके नाम पे तो हम सेना का गुणगान कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मोदी जी ने फिर इस बार झूठ बोला है। जेटली जब कोश्यारी कमेटी मीटिंग आई, जब वो रिपोर्ट आई, उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और संसद में कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट, जिसको हमारी एनडीए की सरकार ने मांगा था, उसको विपक्ष ने भी माना था। लेकिन जैसी सरकार आई, उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा बदल डाली और ओआरओपी के नाम पे सिर्फ एक इंक्रीमेंट दिया है, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दी है। 1300 दिन हो गए हैं जंतर मंतर में पूर्व सैनिक धरने में बैठे हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से उन्होंने इसको टेम्परेरी बंद किया है, क्योंकि देश में जो ये पुलवामा अटैक हुआ, तब वो नहीं चाहते थे पूर्व सैनिक कि लोगों का ध्यान हमारी तरफ बटे, क्योंकि उस समय देश का एक मुद्दा था। जो इन्होंने कहा नक्सलवाद, अमित शाह जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 3 महीने में नक्सलवाद बढ़ गया है। मैं पूछना चाहता हूं, आप 15 साल की कहानी को, जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, आपको पता है 2003 से लेके 2018 तक सिर्फ बस्तर में 1078 सीआरपीएफ और सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं। मतलब हर 5वें दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक जवान शहादत उसको मिली है। तब आपने क्यों नहीं पूछा कि आपने नक्सल क्यों नहीं खत्म किया? और आपको बताऊं, पिछले 3 महीने में जो एनकाउंटर्स हुए हैं, उसमें जितने नक्सलवादी अभी मारे गए हैं, रिकॉर्ड्स हैं ये, पहले नहीं मारे गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फौरन स्वर्गीय भीमा जी की शहादत के ऊपर फौरन एक्शन लिया। आप भी झीरम के मामले में एक्शन ले लेते। नोटबंदी से नक्सलवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, ऐसा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर जिस प्रधानमंत्री को अपने देश के सैनिकों के खून के ऊपर वोट मांगने की जरूरत पड़ गई, तो यह पक्का है कि आपने उस अपने अंतिम हथियार को, जो किसी भी लोकतंत्र का अंतिम हथियार उस देश की सेना होती है, आपने उस हथियार की धार को तेज नहीं किया है, उसको आपने ब्लंट कर दिया है। और उस धार को कम करने के एवज, उसकी आड़ में आप सेना के कंधे से बंदूक चला के, सेना को सामने रख के आप देश को गलत मैसेज दे के आप सैनिकों के खून से वोट मांग रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और यह चिंतनीय विषय है। भाइयों और बहनों, मेरे पत्रकार दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज देश की स्थिति जिस हिसाब से गवर्न हो रहा है, बहुत नाजुक है। हमने अपना कार्य पूरा किया है एक सच्चे नागरिक होने के नाते, लेकिन आज से 15 साल के बाद जब देश की समस्या इतनी बढ़ जाएगी, जहां से हम जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तब अगर किसी को गाली देना हो तो कम से कम मैं ना हूं। आपके आने वाली नस्लों आपसे पूछेंगी, जब देश टूटने की कगार में जब शुरुआत हुई थी, तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? कम से कम मुझे तो कोई, मेरे आने वाली नस्लें मुझे गाली नहीं देंगी कि ब्रिगेडियर प्रदीप यदु ने आवाज उठाई थी इस सरकार के खिलाफ।
बीज अगर जहरीला है तो उसमें से फल जहरीले ही निकलेंगे। आप जहरीले बीज से यह उम्मीद करेंगे कि उससे आम पैदा होगा या अमरूद पैदा होगा, नहीं हो सकता।